नमस्कार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में करीब 50,000 लोगों को बेघर करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कड़ाके की इस ठंड में जब तापमान 3 डिग्री या 2 डिग्री या उससे भी नीचे है, उस समय करीब 50,000 लोगों को जो उस बस्ती में, जो अपने उस बस्ती में बने मकानों में पिछले 60 साल 70 साल या उससे भी ज़्यादा समय से रह रहे थे, उन सब लोगों को अचानक निकाल देने, बेघर कर देने, सड़क पर ला देने का जो फैसला था हाई कोर्ट का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इविक्शन रोक दिया, बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी और कहा, दो टूक शब्दों में कहा कि 50,000 लोगों को इस तरह से रातों रात बेघर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को सलाम है। निरंकुश सरकारों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि कड़ाके की ठंड में हजारों लोग सड़क पर आ जाए, बेघर हो जाए, और यही सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होती है, यही सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ये बहुत अच्छा और बहुत जरूरी फैसला किया है, इसके लिए सैल्यूट है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो तमाम सवाल इस पूरे घटनाक्रम से उठे हैं, उन सवालों पर भी विचार करने की जरूरत है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आगे जब फरवरी के महीने में 7 तारीख को सुनवाई हो तो ये तमाम सवाल उस समय भी उठें, लेकिन उससे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सवालों को उठाएं और इन सवालों पर विचार करें। सरकारों को भी इन सवालों पर विचार करने के लिए मजबूर करें, और जो लोग इस तरह की बस्तियों में, इस तरह के मकानों में, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं या रहने की सोच रहे हैं, उन सब लोगों को भी सोचने के लिए मजबूर करें। सबसे पहला सवाल है, और जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि आखिर किस तरह से ऐसी बस्तियां बन जाती हैं और वहां लोगों को दशकों से या 5 दशक 6 दशक या उससे भी ज्यादा समय से रहने की इजाजत मिल जाती है। कैसे ऐसा होता है? इस समय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका तो बाद में आती है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की भूमिका पहले दिन से शुरू हो जाती है। जब इस तरह की बस्तियां बसनी शुरू होती हैं तो वह कैसे हो जाता है? अगर सिर्फ इसी बस्ती की बात करें जो बनभूलपुरा जिसका नाम है, और जो गफूर बस्ती भी जिसको कह रहे हैं, जहां खाली कराने की बात हो रही थी, सिर्फ इस जगह की बात करें तो यहां लोग 70 साल या उससे भी ज्यादा समय से बसे हुए हैं। इस बस्ती में 4,000 से ज्यादा परिवार हैं, और वहां कम से कम 2 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, 4 प्राइवेट स्कूल हैं, 2 सरकारी स्कूल हैं, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। मंदिर और मस्जिद तो चलिए वो कहीं भी लोग बना लेते हैं और वो आमतौर पर जमीन का अतिक्रमण करने के लिए बन जाता है, लेकिन सरकारी स्कूल बने हुए हैं, सरकारी कॉलेज बने हुए हैं, सरकारी अस्पताल बने हुए हैं। तो आखिर जब ये बस्ती अवैध है, जब ये जमीन अवैध है, जब ये जमीन रेलवे की थी और उस पर जबरदस्ती या अवैध तरीके से बस्ती बनाई गई, तो फिर सरकारी इमारतें बनाने की इजाजत कैसे मिली? क्या जिन लोगों ने सरकारी इमारत बनाने की इजाजत दी उनको भी नहीं पता था कि इस जमीन के कागजात किसके नाम से हैं, ये जमीन असल में किसकी है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए है, और ये सवाल उन तमाम अधिकारियों से, पिछली सरकारों से जो वहां रहे हैं, उन सब से पूछा जाना चाहिए कि कैसे बस्ती बसी, कैसे उसमें लोग घर पे घर बनाते चले गए, किस तरह से उसमें सरकारी इमारतें बनी। और अगर वहां जमीन का पट्टा सही है, जमीन के कागजात जो वहां के आम लोग दिखा रहे हैं उनके नाम से पट्टा है, या ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नीलामी में जमीनें खरीदी हुई हैं, अगर ये बात सही है तो फिर हाईकोर्ट का फैसला या ये जो कार्रवाई हो रही थी या रेलवे का जो दावा है उसका क्या आधार है? लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के पूर्वजों ने नीलामी में वो जमीन खरीदी थी। तो कैसे जमीन नीलाम हुई? अगर रेलवे की जमीन थी, किसी और ने उसको कैसे नीलाम कर दिया? और वो जब नीलामी हुई, नीलामी की जमीनें जब रजिस्ट्री हुई लोगों के नाम से, तो कैसे रजिस्ट्री ऑफिस में काम हुआ? कैसे जमीन की रजिस्ट्री हुई? कैसे जमीन का पट्टा कटा? किस तरह से जमीन का म्यूटेशन हुआ, उसका दाखिल खारिज जिसको बोलते हैं वो हुआ? कैसे लोग जमीन का की मालगुजारी जिसको बोलते हैं, जो वो अपना फी होती है वो जमा कर रहे हैं रजिस्ट्री ऑफिस में और सरकार के मालखाने में पैसा जमा हो रहा है? ये तमाम सवाल पूछे जाने चाहिए। इन सवालों का जवाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक पूरे देश में जो इस तरह की बस्तियां हैं उनको लेकर के विवाद होते रहेंगे, और आगे भी ऐसी बस्तियां बनने का रास्ता बंद नहीं होगा। यह जरूरी है कि इस तरह के सवाल पूछे जाएं, इनके जवाब खोजे जाएं। दूसरा सवाल यह है कि जिस तरह की कार्रवाई वहां हो रही थी हल्द्वानी की उस बस्ती में, क्या उसी तरह की कार्रवाई देश के दूसरी जगहों पर और सैकड़ों हजारों जगहों पर इस तरह की जो अवैध बस्तियां बनी हुई हैं वहां की जाएंगी? क्या कोई अदालत इस तरह का आदेश पास कर सकती है, आदेश पारित कर सकती है उनके लिए? जिस तरह
हल्द्वानी की उस बस्ती को लेकर के हाईकोर्ट के फैसले में लिखा गया। हाईकोर्ट ने तमाम लोगों को इनक्रोचर कह दिया, सब अतिक्रमण करने वाले हो गए। हाईकोर्ट ने बिना किसी उसके तथ्यों को और लोगों के कागजात पर विचार किए बगैर कह दिया कि वोट बैंक के लिए लोग बसा दिए जाते हैं। तो अगर वोट बैंक के लिए लोग बसाए गए हैं तो सिर्फ हल्द्वानी की बस्ती में तो नहीं बसे होंगे, वोट बैंक के लिए पूरे देश में इस तरह की बस्तियां बसाई गई हैं। पूरे देश में राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर के वित्तीय राजधानी मुंबई तक में शायद ही कोई शहर है, शायद ही कोई कस्बा है जहां इस तरह का अवैध निर्माण नहीं हुआ है, जहां इस तरह की बस्तियां नहीं बसी हैं, जहां झुग्गी झोपड़ियां नहीं बसी हैं। राजधानी दिल्ली में आए दिन इस तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं कि अमुक झुग्गी झोपड़ी बस्ती में पहले सिर्फ 7 मकान थे, अब 700 मकान हो गए या 7000 झुग्गियां बन गई। तो ये जो तमाम कब्जे हुए हैं, इनको कौन खाली कराएगा? क्या दूसरी तमाम बस्तियों पर जो हल्द्वानी के लिए जिस तरह का फैसला हुआ उस तरह का फैसला आएगा, या जो राजधानी में लोग रह रहे हैं जिनके ऊपर कांस्टेंट सबकी नजर है उनके लिए अलग फैसला होगा, और जो दूर दराज के इलाके हैं वहां फैसला अलग होगा, या वहां की बस्तियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा? यह बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए। और अगर कहीं है इस तरह का, अगर यह फैसला होता है कि यह बस्ती खाली करानी है तो बाकी सारी बस्तियों को भी खाली कराया जाना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा होता है। राजधानी दिल्ली में अभी तक हर सरकार, पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी उसने भी ये दावा किया और इसका क्रेडिट लिया, अभी जो सरकार है वो भी क्रेडिट ले रही है, और जो केंद्र सरकार है वो भी क्रेडिट ले रही है कि 1900 से ज्यादा अवैध बस्तियों को वैध बना दिया गया, उनकी मंजूरी दे दी गई, उनको नियमित कर दिया गया। सोचे, राजधानी दिल्ली में जहां जमीनें कब्जा करके और अवैध बस्तियां बसी हुई हैं, उनको एक सर्टेन फी लेकर के उनको नियमित किया जा रहा है, उन कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जा रहा है। और वहां सुदूर पहाड़ में, जंगल में लोगों की बस्तियां खाली कराई जा रही हैं, जहां लोग 100 साल से हैं, 70 साल से हैं, वहां बस्तियां खाली कराई जा रही हैं, वहां बुलडोजर लगा दिए गए, वहां हाईकोर्ट का फैसला आ गया, वहां प्रशासन खड़ा हो गया, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दिए गए कि लोगों को रातों रात निकाल देना है घर से। और वही काम राजधानी में किया है लोगों ने, तो उनको एक फी लेकर के आप नियमित कर रहे हैं, रेगुलराइज कर रहे हैं। तो ये कॉलोनीज को, अवैध बस्तियों को अगर रेगुलराइज करने का या नियमित करने का कोई नियम है, तो वो नियम देश की हर बस्ती पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? देश की हर बस्ती को फिर अवैध बस्तियों को आप रेगुलराइज कर दीजिए, उनसे एक डेवलपमेंट का फी लीजिए और उसको रेगुलराइज कर दीजिए, उसको नियमित कर दीजिए, ताकि किसी को अपना घर नहीं छोड़ना पड़े। तो यह नहीं हो सकता है कि आप एक बस्ती के लिए, जहां की एक आबादी की संरचना एक खास तरह की है, जहां एक खास धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, या जहां एक खास आर्थिक वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी तो बस्ती खाली करा ले, और जहां एफ्लुएंट लोग रहते हैं, जहां संभ्रांत और संपन्न लोग रहते हैं, उनसे फी लेकर के उनकी कॉलोनी नियमित कर दे। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। उसी तरह से एक सवाल यह भी है कि वहां जो करीब 50,000 लोग रह रहे थे, जिनके अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट ने की है, उनके कानूनी अधिकार हैं या नहीं है, उनके कानूनी अधिकार थे या नहीं थे जब हाईकोर्ट ने फैसला किया, और जब सरकारों ने पैरामिलिट्री फोर्स लगा करके उसको खाली करने का फैसला किया, जब वहां की सरकार ने, जब वहां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए, लोगों को नोटिस भेजा गया और महज 7 दिन का समय देकर के कहा गया कि आप अपने सामान उठा करके यहां से चले जाइए। फिर उनके लीगल राइट्स का क्या मतलब हुआ? और ये इस तथ्य की रोशनी में सोचें कि वहां अनेक मुकदमे चल रहे हैं अभी। ये एक जिसका फैसला आया है, इससे इतर इंडिविजुअल लोगों के कितने ही मुकदमे रेलवे के साथ चल रहे हैं, स्थानीय प्रशासन के साथ चल रहे हैं, जमीन के दावे को लेकर के। उनमें से किसी का फैसला नहीं आया है, और उस फैसले के आए बगैर ही एक दूसरा फैसला कर दिया गया और खाली करने की कार्रवाई शुरू हो गई। चौथा और एक अहम सवाल यह है कि रिहैबिलिटेशन नाम की एक चीज होती है, जहां से भी जिसको उजाड़ा जाता है, किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए उजाड़ा जाए या किसी और कारण से उजाड़ा जाए, तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है, और यह बजाबता लोगों को संविधान कानून से अधिकार मिला हुआ है। लेकिन हाईकोर्ट के पूरे आदेश में पुनर्वास का जिक्र नहीं किया गया कि ये लोग यहां से, अगर ये लोग उजाड़े जाते हैं तो ये लोग कहां जाएंगे, इनके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी, सरकार इनको कहीं जमीन मुहैया करा रही है या नहीं करा रही है। लेकिन अब सरकार जमीन तभी मुहैया कराती जब सरकार मानती कि उसकी कोई गलती है, तो सरकार किसी मामले में अपनी कोई गलती नहीं मानती है। यहां ये राज्य बने हुए 22 साल हो गए, और इस 22 साल में आधे आधे समय बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, और उसके पहले उत्तर प्रदेश में, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, और वहां कई पार्टियों की सरकारें रही। समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की भी रही, भारतीय जनता पार्टी की रही, कांग्रेस पार्टी की रही, सबकी सरकारें रही।
और सबकी आंखों के सामने सबकी अनुमति से, स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की अनुमति से वहां का विकास का काम हुआ। वहां नालियां बनी, वहां बिजली और पानी की व्यवस्था हुई, वहां सरकारी इमारतें बनी, स्कूल बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, कॉलेजेस खोले गए, ये सब हुआ। और अब अचानक एक दिन एक फैसला आता है और वहां का प्रशासन बुलडोजर खड़ा कर देता है, पैरामिलिट्री तैनात कर देता है। तो ये स्थिति, इसमें सरकार को अपनी गलती माननी होगी और तभी इस गलती का सुधार होगा। लोगों के लीगल राइट्स मानने के पहले सरकार को अपनी गलती माननी होगी। तो ये इस घटना का एक सबक है, ये हल्द्वानी की इस बस्ती का एक सबक है, जो सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई में, जो 7 फरवरी को अगली तारीख पर सुनवाई होगी, सरकार को सभी पक्षों को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें जो सुनवाई होगी उसमें ये तमाम बिंदु आने चाहिए हैं। पहला बिंदु ये आना चाहिए है कि किस तरह से इतने लोगों को इतने वर्षों तक वहां बसने रहने की इजाजत दी गई, किस तरह से वहां सिविक एमेनिटीज डेवलप हुए, किस तरह से स्कूल खुले, कॉलेज खुले और अस्पताल खुले। ये पूछा जाना चाहिए है कि क्या यही बर्ताव देश के दूसरे शहरों में या देश भर में बनी अवैध बस्तियों के साथ किया जाएगा। यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए है कि जो संभ्रांत कॉलोनीज हैं दिल्ली राजधानी में और जिनको नियमित किया जा रहा है, जो अवैध कॉलोनियों को, क्या उस तरह से इस तरह की ऐसी कॉलोनियों को नियमित किया जा सकता है या नहीं। और यह सवाल भी कि जो इस तरह की बस्तियों में रहते हैं उनका कानूनी अधिकार है कि नहीं, उनको कोई कानूनी अधिकार मिला हुआ है संविधान से या नहीं मिला हुआ है, या वो सिर्फ सरकार की मर्जी पर, सरकार की कृपा पर निर्भर है। इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के आगे की सुनवाई में खोजा जाना चाहिए है, तभी इस तरह की घटनाओं के दोहराव को रोका जा सकता है, या जो देश के अलग अलग शहरों में इस तरह की बस्तियां बनी हुई हैं उनको नियमित करने या उजाड़ने, जो भी उनके बारे में फैसला होगा, वहां के लोगों के पुनर्वास के बारे में जो भी फैसला होगा, उसके बारे में कोई भी ठोस और एक टिकाऊ नीति तभी बन सकती है जब इन सवालों के जवाब खोजे जाए कि लोगों के कानूनी अधिकार क्या है, पुनर्वास के अधिकार क्या है, इस तरह की बस्तियों के विकास के लिए डेवलपमेंट के क्या रूल्स हैं जिनके आधार पर इनका डेवलपमेंट होता है, अवैध इलाकों में सरकारी इमारतें कैसे बनती हैं। इन तमाम चीज़ों का जवाब खोजा जाना चाहिए और जो अधिकारी या जो प्रशासन या जो सरकार इसके लिए जिम्मेदार हो उसको खोज करके वैसे लोगों को पनिश करना चाहिए, सजा दे करके, और मिसाल कायम करनी चाहिए। आम आदमी को, गरीब आदमी को या साधारण जो मध्य वर्ग का आदमी है उसको सजा देने, उसको पनिश करने से पहले जरूरी है कि जिन अधिकारियों की देख रेख में, जिनकी निगरानी में, जिनकी लापरवाही से इस तरह के काम होते हैं उनको पनिश किया जाए। तभी इसका कोई फायदा होगा, तभी इस सारी बहस का और इतने बड़े इस मामले को इस लेवल तक ले आए जाने का कुछ हासिल होगा तभी। नहीं तो फिर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और एक निश्चित समय तक उनकी चर्चा होगी और फिर वो घटनाएं अतीत में भुला दी जाएंगी। आगे आने वाले लोग भूल जाएंगे और इस तरह की नई घटनाएं होती रहेंगी। तो उनको रोकने का, इस तरह की घटनाओं को रोकने का प्रयास होना चाहिए। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।